तो हम लोग पिछले क्लास में जो है आर सर्किट और एल सर्किट के कंसेप्ट को समझे थे। आज हम लोग जो है सी सर्किट का कंसेप्ट को समझते हैं। तो चलिए हम लोग जो है एसी वोल्टेज applied to a capacitor. This is also known as R circuit. R सर्किट में हम लोग क्या करेंगे कि किसी कैपेसिटर के अक्रॉस जब एसी वोल्टेज को अप्लाइड करते हैं, एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जब हम कनेक्ट करेंगे, E = E0 sin ओमेगा टी, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, इसमें करंट I है। तो देखते हैं कि क्या कंसेप्ट हमें प्राप्त होता है। तो अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि जब कैपेसिटर को डीसी सोर्स से जोड़ते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या कंसेप्ट है उसका। तो एक कैपेसिटर कंसीडर करें। इस कैपेसिटर को जब डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो देखा जाएगा कि इनिशियली जो बैटरी के कारण जो है इस कैपेसिटर में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, लेकिन उस जो अप्लाइड जो सोर्स के कारण करंट है, इस करंट से जो है चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट होगा और कैपेसिटर के प्लेट पे जो है चार्ज एक्यूमुलेटेड होना शुरू कर देंगे। और ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट, एक इस कैपेसिटर के रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और वह पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जैसे जैसे अब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करेगा, या इस रीजन में जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़्यादा क्रिएट होना शुरू करेगा, और जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, उसके बाद जो है इस कैपेसिटर से अब करंट फ्लो करना बंद कर देगा। ये ब्लॉकिंग का काम करता है। तो डीसी सोर्स से जब कनेक्ट किया जाता है कैपेसिटर, तो उसका कंसेप्ट यही है कि इनिशियल लेवल पे जो है इस कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो करेगा, लेकिन इस करंट के कारण चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट होगा, और प्लेट पे जो कैपेसिटर का जो प्लेट है उस पे चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और यह पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और फुली चार्ज के केस में इतना हाई पोटेंशियल होगा कि इस अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, और दोनों अपोजिट है। इसका मतलब अब कोई करंट इस सर्किट से नहीं फ्लो करेगा। तो इस समय कैपेसिटर जो है ब्लॉकिंग का काम करता है। लेकिन सी सर्किट में क्या होगा। अब सी सर्किट में हम बात करें तो कैपेसिटर को जो है अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया गया है, एसी सोर्स से। ए सोर्स साइन का फंक्शन है, दैट मीन्स जो है हाफ साइकिल तक पॉजिटिव होगा, अगले हाफ साइकिल तक नेगेटिव रहेगा। तो जैसे ही अब हाफ साइकिल पॉजिटिव रहा, इस सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू होगा, और इस करंट के कारण जो है अब प्लेट पे चार्ज इकट्ठा होना शुरू होंगे, एक्यूमुलेशन होगा उनका, और फिर पोटेंशियल डेवलप होगा। धीरे धीरे इस करंट का अपोज होना शुरू हो जाएगा, और जब तक फुली चार्ज होगा, तब फुली चार्ज से बिफोर जो है नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हो जाएगा, तो अब पोटेंशियल का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो इस केस में अब चार्जिंग के बजाय कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। तो इस प्रकार से एसी में जो है हमें ब्लॉकेज नहीं हो पाएगा, ब्लॉकिंग का कंडीशन नहीं प्राप्त होगा। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का होता रहेगा। जब जब हाफ साइकिल आएगा तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करेगा, जब जब जो है नेगेटिव साइकिल आएगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि कैपेसिटर को डीसी सोर्स और एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आर सर्किट का कंसेप्ट को और देखते हैं।
तो जैसे ही हम लोग जो है इस एसी सोर्स से कनेक्ट किए हैं तो बाय यूजिंग द Kirchhoff's लूप रूल, जो पोटेंशियल होगा इस लूप में उनका अलजेब्रिक समेशन किसके इक्वल होगा, 0 का होगा, इक्वल होगा। दैट इज जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल जो रिलेशन होता है V इजिकल टू Q कैपेसिटर का चार्ज डिवाइडेड बाई C, Q इजिकल टू CV, इस रिलेशन से हमें पोटेंशियल मिला Q बाई C। तो जितना भी ये सोर्स का पोटेंशियल है वो कैपेसिटर के पोटेंशियल के इक्वल होगा। देन E इजिकल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू Q बाई C। अब यहाँ से हमें प्राप्त हुआ दिस इज Q इजिकल टू E नॉट C साइन ओमेगा टी, और अप्लाइड वोल्टेज है E इजिकल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस चार्ज को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो करंट प्राप्त होगा। वी नो दैट I इजिकल टू dq बाई dt, यानी डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन वी गेट dq बाई dt इज इक्वल टू E नॉट C d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा टी। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा साइन ओमेगा टी का, दिस इज इक्वल टू E नॉट C साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और यह ओमेगा टी भी टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये हमें क्या देगा, ओमेगा देगा। उस ओमेगा से डिफ्रेंशिएशन में इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमें dq बाई dt जो कि I के इक्वल है, तो I इजिकल टू प्राप्त हुआ E नॉट C ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चाहे तो हम लोग इसको जो है साइन के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि I इजिकल टू E नॉट, और रीराइट इसको हम लोग कर दे तो दिस इजिकल टू 1 डिवाइडेड बाई C ओमेगा, क्योंकि अब ये ऊपर जाएगा तो E नॉट C ओमेगा हमें दे देगा। और कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखिए साइन 90 प्लस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा, तो इसको पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिखें या ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखें। अब 1/c ओमेगा जो है दिस इज नोन एज XC, क्योंकि हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं करंट I इजिकल टू जो होगा EMF डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पिक EMF E नॉट है, तो ये जो है नीचे में जो होगा इस C सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, ये प्योरली C सर्किट है, तो इसको हम लोग XC कहते हैं। दिस XC इज नोन एज, इसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, यह C सर्किट का रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। एंड XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, वेयर जहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, देन XC इज इक्वल टू 1 में 2 पाई न्यू इंटू C। ए इस C सर्किट का रेजिस्टेंस हुआ, और जो पीक करंट हमें प्राप्त हुआ दिस पीक करंट इज नोन एज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वेयर I नॉट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई XC, एंड XC इज इक्वल टू 1 में C ओमेगा। दिस I नॉट इज नोन एज पीक करंट और मैक्सिमम करंट।
तो इस प्रकार से हम लोग जो है सी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज जो सोर्स का वोल्टेज है और जो हमें रिलेशन मिला जो करंट प्राप्त हुआ है I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 प्लस π/2, इन दोनों इक्वेशन से जब हम कंपेयर करें तो देखते हैं कि दोनों में फेज का डिफरेंस है। कितने का फेज डिफरेंस है? तो π/2 का डिफरेंस है। फेज डिफरेंस की बात करें, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, दिस इज इक्वल टू, यदि हम इसको 5 बोलें तो 5 इज इक्वल टू π/2। और यहाँ से क्या दिख रहा है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस π/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि सी सर्किट में जो करंट है वोल्टेज से π/2 एंगल लीड करता है, जबकि एल सर्किट में हम लोग देखे थे कि जो करंट था वो वोल्टेज से π/2 लैग करता था, पीछे था एल सर्किट में। तो यहाँ पे करंट लीड कर रहा है। चलिए इस रिलेशन को हम लोग फेजर डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ग्राफिकल समझते हैं तो और बेहतर कंसेप्ट होगा। तो हम वोल्टेज और करंट के बीच जो है फेजर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। चलिए हमने वोल्टेज को कंसीडर किया है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन है। और करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो करंट जो है π/2 एंगल से आगे रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वोल्टेज का मान 0 है उस समय करंट का मान 0 नहीं, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे करंट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जब ये 0 है तो उस समय पॉजिटिव वैल्यू रखता है करंट, और जब पिक वोल्टेज का पिक है उस समय करंट जो है 0 के इक्वल होगा। और जब फिर वोल्टेज 0 हो जाएगा उस समय इस करंट का पिक रहेगा। फिर जब वोल्टेज का पिक है उस समय करंट का 0 होगा। इसका मतलब क्या है? जस्ट लाइक एक कॉस का जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग चलेगा और यहाँ पे हमें करंट का पिक मिलेगा। लेकिन ध्यान देना होगा यहाँ पे जो वोल्टेज का पिक है जिसको हम ई नॉट कह रहे हैं, इस वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं? ई नॉट। इस पे हमने वोल्टेज लिया वी एंड आई, दोनों को दर्शाए हुए हैं। और ये देखिए जो करंट का पिक है, इस पिक को कहें तो दिस इज इक्वल टू आई नॉट। तो वोल्टेज का पिक जाहिर सी बात है कि वो ग्रेटर होगा किससे? करंट के पिक से। क्यों? क्योंकि आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे आर किसके इक्वल है? एक्सी के, एक्सी के इक्वल है। मतलब ये है कि पिक वोल्टेज को इसी सर्किट के रेजिस्टेंस से डिवाइड करने पे करंट का पिक मान आता है। तो डिवाइड किया जा रहा है इसलिए करंट का पिक जो है कम होगा। चलिए इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए हैं। किसके किसके बीच में ग्राफ खींचे हैं? इस पे हमने एंगल लिया है ओमेगा टी एंगल ले लेते हैं, और इस पे जो है हमने वी और आई को कंसीडर किया है। इसको हम फेजर डायग्राम का रूप दें तो चलिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना होगा। तो दोनों के पिक को मिला देते हैं। एक करंट का पिक हो गया, तो जो वोल्टेज का पिक को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें इस प्रकार से, ये कितना एंगल वोल्टेज बना रहा है? ओमेगा टी एंगल बनाया है, यानी ए एंगल कितना होगा?
ओमेगा टी होगा। और रिप्रेजेंटेशन एक किसका है, दिस इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का रिप्रेजेंटेशन है। अब इक्वेशन यदि देखें तो वोल्टेज का इक्वेशन था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करेंट का जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। दैट मीन्स जो करंट है पाई बाई टू एंगल जो है लीड कर रहा है वोल्टेज से, यानी अब हमें वोल्टेज यहाँ पे प्राप्त हुआ, तो इससे पाई बाई टू ज़्यादा एंगल पे जो है करंट होगा। इसका मतलब यदि हम ये रिप्रेजेंट करें करंट के पीक को, तो यह एंगल जो होगा पाई बाई टू एंगल होगा। दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू एंगल। अब वोल्टेज के साथ करंट जो है पाई बाई टू एंगल बनाया है, और यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो इस प्रकार से इस फेजर डायग्राम से जो है सी सर्किट के वोल्टेज और करंट के बीच में हम लोग एनालिसिस कर पा रहे हैं। यहाँ से पता चला कि जो करंट का पीक है वो वोल्टेज के पीक से कम है, करंट जो है पाई बाई टू एंगल से लीड कर रहा है वोल्टेज से। तो आई होप कि आप फेजर डायग्राम जो है सी सर्किट का समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग सी सर्किट में पावर डेसिपेटेड को देखते हैं, एवरेज पावर कितना डेसिपेटेड होगा सी सर्किट में। तो अगला हमारा जो है एवरेज पावर, नेक्स्ट जो है एवरेज पावर इन सी सर्किट। सी सर्किट में अब हम लोग क्या देखेंगे, एवरेज पावर को देखेंगे। तो एवरेज निकालने का फार्मूला P एवरेज इज इक्वल टू जो होगा P पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी हम लोग जानते हैं। तो एवरेज ऑफ आई इंटू वी, एंड आई इज इक्वल टू जो है यहाँ पे किसके इक्वल है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू के इक्वल है, एंड वी किसके इक्वल है, ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं आई नॉट और ई नॉट को, तो मिलेगा क्या, आई नॉट ई नॉट एवरेज ऑफ साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें प्राप्त हुआ आई नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी एंड cos omega t, and we know that sin a into cos a, this is equal to sin 2a। तो यहाँ से प्राप्त हुआ आई नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे एवरेज जो है साइन 2 ओमेगा टी का निकालना पड़ेगा, और साइन 2 ओमेगा टी एक फंक्शन है, तो फंक्शन का जो है एवरेज जो है हम लोग पीछे के भी एल सर्किट में भी देखे थे। चलिए यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज मान कितना होगा, और फिर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो पावर का एवरेज प्राप्त होगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। किसी फंक्शन का एवरेज मान निकालने का फार्मूला होता है एफ टी। यदि कोई फंक्शन है इसका एवरेज निकालें तो दिस इज इक्वल टू 1/t फ्रॉम 0 से t एफ टी डी टी, और यहाँ पे एफ टी के जगह क्या है साइन 2 ओमेगा टी, तो देन इट इज़ आल्सो रिटन एज 1/t फ्रॉम 0 से t साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब इस साइन 2 ओमेगा टी का हम लोग जो है इंटीग्रेशन करें तो 1/t साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा cos 2 ओमेगा टी, और फिर क्या करते हैं इस 2 ओमेगा टी का
टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे और उससे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। यदि डिफ्रेंसिएशन करना रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 ओमेगा टी का जो है डिफ्रेंसिएशन हमें टी के रिस्पेक्ट में 2 ओमेगा मिलेगा। तो उस 2 ओमेगा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी। इस 2 ओमेगा को बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट से, तो हमें मिलेगा 1 टी इंटू 2 ओमेगा, और लिमिट को पुट कर दें, अपर लिमिट है टी, तो कॉस 2 ओमेगा इंटू टी माइनस कॉस 2 ओमेगा इंटू 0। अब देखिए यहाँ से आपको मिलेगा कॉस 0, और कॉस 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो अब हम इसको रखते हैं, तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू 2 ओमेगा। और हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, एंड न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी, देन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ से टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी, देन वी गेट, हम लोग पाते हैं दिस इज इक्वल टू कॉस 2 ओमेगा इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, और यहाँ पे हमें मिला था कॉस 0, दिस इज इक्वल टू 1। देन फाइनली जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दिस इज इक्वल टू 1 टी इंटू 2 ओमेगा कॉस 4 पाई माइनस 1। अब इस cos 4 पाई को जो है cos के ग्राफ से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं कि कितना cos 4 पाई का मान होगा। तो cos 0 पे 1, कुछ इस प्रकार से cos का ग्राफ आगे बढ़ेगा, और पाई बाई 2 पे 0, 3 पाई बाई 2 पे 0, 5 पाई बाई 2 पे 0, 7 पाई बाई 2 पे 0। अब देखिए इस पाई बाई 2 में अगर पाई बाई 2 को ऐड करें, इसका मतलब ये हुआ पाई 2 पाई एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई, यानी 4 पाई पे 1 मिलेगा, 2 पाई पे 1 मिलेगा, 0 पे 1 मिलेगा। तो cos 4 पाई इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1 टी इंटू 2 ओमेगा, cos 4 pi is equal to 1 minus 1, this is equal to 0, 1 upon t into 2 omega into 0, this is equal to 0। तो हमें प्राप्त हुआ क्या कि साइन 2 ओमेगा टी का जो एवरेज मान हुआ वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू 0। और हम लोग एवरेज पावर को निकाले थे, दिस इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, एंड दिस इज इक्वल टू आई नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो एवरेज पावर डेसिपेटेड है सी सर्किट के अंदर भी 0 के इक्वल है। एल सर्किट में भी एवरेज पावर डेसिपेटेड जो था वो 0 के इक्वल था, लेकिन जो आर सर्किट में हम लोग देखे थे कि एवरेज पावर जो है वो आई आर एम एस और ई आर एम एस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से 3 सर्किट का हम लोग एनालिसिस किए, एवरेज पावर का, फेजर डायग्राम का, सी सर्किट, एल सर्किट एंड आर सर्किट, और रूट मीन स्क्वायर करंट का भी कंसेप्ट हमने आर सर्किट में देख लिया था। तो आई होप कि ये एसी वोल्टेज जो है अप्लाइड किया गया कैपेसिटर के अक्रॉस तो आप समझ पाए हैं। आप अंतर कर पा रहे होंगे कि जब डीसी सोर्स को कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, जब अल्टरनेटिंग सोर्स को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। आई होप कि आप इसको समझ लिए। अगर इसके बावजूद भी कोई आपको कंसेप्ट में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।